नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग एनसीआर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन पर किसका कंट्रोल है, इन सभी चीजों को देखेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब स्टेट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। दिल्ली पार्ट सी का हिस्सा थी। 1956 तक दिल्ली के पास बाकी स्टेट जैसी ही पावर थी, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग काम दे दिए गए और यहाँ पर विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसके तहत दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और इसके अलावा दिल्ली की विधानसभा को भी भंग कर दिया गया। वहीं 35 साल बाद 1991 में 69वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली में दोबारा विधानसभा का गठन हुआ। पिछले 35 सालों तक यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे। वहीं 1 फरवरी 1992 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद स्पेशल स्टेटस दिया गया। एनसीटी एक्ट के तहत इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। इसके तहत यहाँ पर केंद्र एवं राज्य संयुक्त रूप से प्रशासन करेंगी। हालांकि आज के समय में केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद रहता है और यहाँ पर राज्य सरकारें पूर्ण राज्य की मांग करती हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं और बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं। अब हम एनसीआर की बात करते हैं तो 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसके तहत दिल्ली के चारों ओर जो क्षेत्र हैं उनको एनसीआर घोषित किया गया। इसमें काफी सारे जिले थे जो कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के थे। दोस्तों, भारत के अंदर आजादी के बाद बहुत बुरा दौर रहा है। अंग्रेजों ने भारत को बहुत बुरी तरीके से लूटा है और भारत को एज अ रिसोर्स यूज किया है अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, और इस कारण भारत ने हर क्षेत्रों में लगभग शून्य से शुरुआत की। जब हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की जो सामाजिक अर्थव्यवस्था थी और राज्य ने कल्याणकारी चीजों पर ज्यादा फोकस किया, निजी क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था राज्य सरकार का। इस कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट उतनी तेजी से हुआ नहीं और फोकस भी नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र में काफी फोकस किया गया और 1970 आते आते कृषि में भारत काफी अच्छा रहा, लेकिन इसका भी प्रभाव भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में नहीं रहा। भारत के ज्यादातर कृषक उस समय गरीब रहे और इसके कारण असमानता भारत के अंदर बढ़ने लगी। कृषक इतने गरीब थे कि ना वो शिक्षा पे खर्च कर पाते थे, ना ही वो और सुविधाओं का लाभ उठा पाते थे। इस कारण यहाँ पर लिटरेसी उतनी तेजी से बढ़ी नहीं। दूसरा कारण ये था, जो कृषकों की जमीन थी वो उसे आसानी से बेच नहीं सकते थे, वो नई शुरुआत नहीं कर सकते थे जमीन को बेचकर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। 1970 के बाद इंडस्ट्रीज पर फोकस शुरू हुआ। भारत की इकोनॉमी एक इंट्रोवर्टिव इकोनॉमी थी, ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करता था, जिस कारण इन कंपनियों को देश के अंदर ज्यादा कंपटीशन भी नहीं मिलता था। इसलिए इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपने एक्सपेंशन पे उतना फोकस नहीं किया। चूंकि दिल्ली राजधानी थी, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस किया, इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर पीएसयू के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, काफी सारी फैसिलिटीज सेटअप की। उत्तर भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीब और अनपढ़ थी और उन्होंने दिल्ली की तरफ माइग्रेशन किया और 1970 में ये काफी तेज हो गया। वहीं बात करी जाए तो ज्यादातर लोग क्योंकि वो अनपढ़ थे तो उन्हें ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्कर और लेबर के रूप में लिया गया। हमारे देश के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी कि इनको कुछ बड़ा काम उस समय मिल पाता, तो जो भी इनको काम मिला वैसा वो काम करने लगे। क्योंकि देश के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, वहाँ पर जमीन खरीद सकता है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए। इस कारण दिल्ली में बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ और इसके कारण अनऑर्गेनाइज तरीके से बहुत सारी बस्तियां बसने लगी। शुरुआत में इन्हें झुग्गी कहा गया, धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा लोगों ने काम धंधे शुरू किए और जब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका हुआ, इन्होंने वहाँ पर पक्के मकान बना लिए। लेकिन दोस्तों, पक्के मकान बनने के बावजूद भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफी अनऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। गलियां कहीं बहुत ज्यादा छोटी हैं, जिसके कारण कई सारी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियों का भी केंद्र यही क्षेत्र बने। स्टेट गवर्नमेंट से इन्हें सपोर्ट मिलने लगा और गवर्नमेंट ने वोट्स के चक्कर में इन अवैध बस्तियों को लीगलाइज किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने खुद अपने जो डेवलपमेंट है वो इन बस्तियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्हीं के क्षेत्रों में करने लगे, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक। ये मोहल्ला क्लिनिक इस प्रकार डेवलप किए गए हैं कि बहुत सारे ऐसे अनऑर्गेनाइज एरियाज हैं जिन पर गवर्नमेंट की लाल रेखा है कि ये कभी भी इसे हटा सकते हैं, वहाँ पर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक समेत कई सारी चीजों को जोड़ा। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिस पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस कारण जनसंख्या दिल्ली के अंदर बढ़ी और इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान बनाया। इसके तहत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इंटर स्टेट रीजनल प्लान बनाया और इसके तहत एनसीआर का फॉर्मेशन हुआ। 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का गठन हुआ और इस गठन के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के बहुत सारे जिलों को इस प्लानिंग बोर्ड के अंतर्गत एनसीआर रीजन में शामिल किया गया। अभी तक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के 2 मास्टर प्लान आ चुके हैं। पहला मास्टर प्लान 2001 का था जो कि 1988 में अप्रूव किया गया था। वहीं दूसरा मास्टर प्लान 2021 तक का है जो कि 2005 में अप्रूव किया गया था। 2001 के प्लान में ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, वाटर सप्लाई, सीवेज, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इन सब पर फोकस किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें
कि अपने अपने क्षेत्रों में स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से मिलकर फंड अलॉट करके प्रोजेक्ट सेटअप करती हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1974 शुरुआत में लाया गया। इसके तहत लखनऊ के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को कई सारी पावर दी गई हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज की बात करें तो इसके अंदर एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो यहाँ पर दोस्तों इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज को बहुत सारी पावर दी गई है। बहुत सारे क्षेत्रों में ये लैंड का एक्विजिशन कर सकती हैं, उसका यूज कर सकती हैं, डेवलपमेंट कर सकती हैं वहाँ पर, और वो किसी को ट्रांसफर कर सकती हैं। डेवलपमेंट के लिए ये कई सारी चीजें कर सकती हैं, इन्हें बहुत सारी पावर दी गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ये खुद से कर सकती हैं और बहुत सारी चीजों के लिए इन्हें स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। बिना स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के ये कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकती। तो वही बात करी जाए, इसके अलावा यूपी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज को भंग भी कर सकती हैं। इसके अलावा इसी दशक में उत्तर प्रदेश सरकार ने और सारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट लाए और इसके तहत नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर नोएडा सबसे ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि नोएडा एक ग्रीन फील्ड सिटी थी, जबकि लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद ये सारे शहर पहले ही फॉर्म किए गए थे, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज का फॉर्मेशन किया गया। इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने धीरे धीरे यहाँ पर लैंड खरीदना शुरू किया, प्लॉटिंग की, जमीन बेची और अपने कई सारे प्रोजेक्ट सेटअप किए। इससे दोस्तों साफ है कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के आने से करीब 10 साल पहले ही इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज का फॉर्मेशन हो गया था, जो कि डेवलपमेंट शुरू कर चुकी थी। वहीं 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड आने के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई सारे जिले शामिल हो गए। 1985 में एनसीआर के अंदर उत्तर प्रदेश के 5 जिले बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर ये सब शामिल हो गए और ऑटोमेटिकली नोएडा, गाजियाबाद ये सारे शहर एनसीआर का हिस्सा बन गए। 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के बाद नोएडा को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया। इसके साथ कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर डेवलप की गई। दोस्तों नोएडा की ग्रोथ में कई सारे फैक्टर हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना है कि नोएडा का डेवलपमेंट केवल राजधानी के कारण हुआ है। दोस्तों ये बात सत्य है कि राजधानी के बगल होने के कारण जो एनसीआर रीजन की सिटीज है इनका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर वहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटीज का भी योगदान है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी योगदान है, जिन्होंने शुरुआती समय में फंड किया और अभी भी फंड करती हैं। यहाँ पर अथॉरिटीज ने जमीन बेची, खरीदी और वहाँ से लोगों को रिहेबिलिटेट करना दूसरे क्षेत्रों में काफी कठिन था। फिर भी इन अथॉरिटीज ने लैंड एक्विजिशन किया और डेवलपमेंट किया। बहुत सारे लोगों की जमीन गई, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, फिर भी इनका डेवलपमेंट हुआ। तो इससे साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से ये सारे शहर डेवलप हुए हैं और इनका दिल्ली के करीब होने का भी फायदा मिला है, क्योंकि दिल्ली के करीब होने के कारण यहाँ की जमीनें महंगी थी। जैसे जैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने लगा, मल्टीनेशनल फर्म्स ने भी इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों इन सिटीज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो इससे साफ है कि एनसीआर की सिटीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं और एनसीआर का मतलब कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है जो कि दिल्ली के अंदर है। सेम गुरुग्राम के साथ भी है, वो भी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की ही एक सिटी है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये जो सिटीज फॉर्म हुई हैं ये एक स्टेट के लैंड पे फॉर्म हुई हैं और यहाँ पर लोगों ने जमीन बेची है और कहीं वो रिहेबिलिट हुए हैं। इन सभी शहरों का अपना एक जियोग्राफिकल एडवांटेज है, प्लस इनका एक कल्चर है। तो दोस्तों इससे साफ है कि यहाँ पर जो भी चीज होती है उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ के बगल एक सिटी का फॉर्मेशन हुआ था। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने पंचकुला डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया था और यहाँ पर धीरे धीरे काफी सारे डेवलपमेंट किया गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि चंडीगढ़ स्टेट कैपिटल टेरिटरी या फिर चंडीगढ़ के अंदर आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर आती है। तो वही हाल एनसीआर का भी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सुझाव रहता है कि इन सिटीज को दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर डाल दे। तो दोस्तों मैं कहूंगा ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो सिटीज हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए बहुत योगदान देती हैं और शुरुआत में स्टेट गवर्नमेंट ने भी इन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो सिटी इकोनॉमिक रूप से डेवलप हो जाती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डाल दिया जाए। जैसे कि मुंबई आर्थिक रूप से मजबूत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर हर भाषा के लोग रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही तर्क नहीं है। ये जो सिटीज हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।